ट्रैफिक होगा, अन्न दूषित है तो व्यक्ति दूषित होगा। तो उसी को कैसे हम कर रहे थे उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जब हम अन्न कहते हैं तो अन्न जो हम कहते हैं अन्न ये अन्न अपने आप में अन्न नहीं है। ये अन्न बनता है भूमि से, मिट्टी से। जब मिट्टी कहते हैं, भूमि कहते हैं तो भूमि अकेले नहीं है, उसमें मिट्टी है, उसमें केचुए हैं, माइक्रोब्स है, बीज पड़ता है, उसमें गोबर का खाद पड़ता है, जल है, वायु है, ताप है, सूर्य की रोशनी है। और ये सारे चीज़ों से जब हम खेती हल चलाते हैं तो रुपाई करते हैं, धान होता है, तब कटता है तो अन्न बनता है। तो ये अन्न बनने के क्रम में इतनी चीज़ों का काम होता है। तो अभी ये अन्न अगर ठीक होना है तो ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। ये तीन मुख्य है। जल वायु ताप तो कॉमन है, लेकिन जल भी जो है ये ठीक होना चाहिए, वायु भी पर्याप्त मात्रा में ठीक होना चाहिए। दूषित वायु होगा, अच्छी फसल नहीं होगी। जल दूषित होगा, फसल अच्छा नहीं होगा। बहुत कड़ा धूप है या धूप ही नहीं है तो भी फसल अच्छा नहीं होगा। यानी बिल्कुल धूप नहीं पड़ रहा है तो फसल नहीं होगी, और धूप बहुत पड़ रहा है तो भी फसल नहीं होगा। तो ये सारे संतुलन में आपको जब रहता है तो फिर अन्न बनता है। और इस अन्न को जब हम खाते हैं तो हमारे मन बनते हैं, विचार बनते हैं, हमारा व्यवहार होता है और हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये रहस्य को समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम सोचते हैं सामान्य खेती करते हैं, तो सामान्य खेती नहीं है। खेती से हम एक बहुत बड़े संस्कार को खड़ा करते हैं। सामान्यतः खेत का 3 भाग होता है। खेती जो हम धान अन्न उगाते हैं, उस अन्न को उगाने में हमें 3 प्रकार के काम करने पड़ते हैं। पहले तो खेत तैयार करते हैं। तो खेत तैयार करते समय हम मिट्टी में पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में पहले दे देते हैं। 500 किलो 1000 किलो गोबर खाद डाल देते हैं और हल चला देते हैं और खेत तैयार हो जाता है। तब हम उसमें बीज डालते हैं और हमारा धान, गेहूँ, दाल, दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जी, फल जो भी है लगाते हैं। फिर जब समय समय पर सूक्ष्म जीवी और केंचुओं के लिए हमको बूस्टर डोज देना पड़ता है। हमने पहली बार जब खेत तैयार किया सॉइल इनरिचमेंट के लिए, भूमि का पोषण कर दिया हमने, लेकिन बीच बीच में हमको डोज देना पड़ता है। जैसे अभी हमने सुबह, आपको पता नहीं चाय मिला कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सुबह उठते ही हम लोग थोड़ा 1 कप चाय पीते हैं, थोड़ा तेजस हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भोजन करते हैं, फिर शाम को थोड़ी नाश्ता चाय पीते हैं, फिर रात को भोजन करते हैं। भोजन हमारा 2 बार होता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया, थोड़ा चाय पी लिया, वो है बूस्टर डोज। लेकिन मिट्टी बीमार पड़ता है, जैसे हम भी बीमार पड़ते हैं, तो बीच बीच में हमारा डोज बदल जाते हैं, हमें ठीक करना होता है, तो हमारे खान पान में थोड़ा तो सॉइल का ट्रीटमेंट होता है। ये 3 मुख्य है। या तो भूमि का पोषण होगा, या अभिवर्धन खुराक होगा, या भूमि का उपचार होगा। तो भूमि का उपचार भी बीच बीच में करना पड़ता है। उसको भी सर्दी हो जाती है, उसको भी खांसी हो जाती है, उसको भी गैस हो जाता है, उसमें वायरस आ जाते हैं। जैसे वायरल फीवर है तो मिट्टी को भी वायरल फीवर हो जाता है। तो मिट्टी को भी बीच बीच में उपचार करना पड़ता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। खेत में जो काम करता है उसको ये समझ में आता है। तो ये 3 होता है, हमें अन्न उपजाने में ये 3 प्रकार की समस्या आती है। ठीक है। अभी खेत की जो मिट्टी है, इसकी वृद्धि करने के लिए अनेक प्राकृतिक उपाय होता है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग खेत में अनेक प्रकार के लोग कर रहे हैं खेती में। लेकिन मूल क्या है? पोषण और उपचार, यही है।
मिट्टी का बेसिक दो ही है, या तो पोषण तो देना ही पड़ेगा हमको, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है तो दिन में 2 बार तो खाते ही है बढ़िया से, भोजन तो देना ही पड़ेगा उसको। सर्दी खांसी हो गया, जुकाम हो गया, थोड़े मोटे पेट गड़बड़ हो गए, सर दर्द हो गया, थोड़ा बहुत औषधि लगाते हैं, थोड़ा औषधि देते हैं। तो ये दो जो चीज़ है, यानी पोषण और उपचार जैसे हम मनुष्य का करते हैं, तो हमें मिट्टी का भी ये करना पड़ेगा। और खेत की मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपाय करने पड़ेंगे। 3 प्रकार की खेती होती है, रासायनिक खेती होती है, जैविक खेती होती है, गौ आधारित कृषि होती है। हम लोगों ने गौ आधारित कृषि को लिया है। जैविक खेती में और गौ आधारित कृषि में अंतर क्या है? रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों समझ में आता है। जो भाई यूरिया DAP डालते हैं, जो फैक्ट्री में बनने वाले उर्वरक को डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, ये सब रासायनिक है। फिर जैविक क्या है? जैविक तो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन वो भी सात्विक होना चाहिए। जैसे मनुष्य का गोबर, अभी तमिलनाडु में वो घर घर में वहाँ सीवेज तो नहीं है, तो टैंकी बनाते हैं, सेप्टिक टैंकी बनाते हैं, मल इकट्ठा होते रहता है, तो वहाँ ट्रक होते हैं, बड़े बड़े लारी होते हैं, उसमें वो पंप डाल करके उसमें खींच लेते हैं। 3000 रुपये लेते हैं एक टैंकी खाली करने का। बड़ा ट्रक आता है, जैसे पानी वाला टंकी होती है ना, ऐसे बड़ा 1000 लीटर वाला टंकी होता है, वो आते हैं, उसमें मशीन डाल देते हैं और खींच लेते हैं उसकी मशीन से, और उससे 3000 रुपये लेते हैं। और ये मल, मनुष्य का मल 4 साल 5 साल 3 साल से जो इकट्ठा हुआ मल है, उसको वो किसी के खेत में ले जाकर डालता है, वो उससे 3000 रुपये लेता है। किसके खेत में ले जाकर डाल देता है। अब वो मनुष्य का मल, गंदगी जो डाला है, जैविक है, वो भी जैविक है, मिट्टी में खाद बन जाता है वो भी। उसमें जो अनाज उपजेगा वो अनाज सात्विक होगा कि तामसिक होगा? तामसिक होगा। लेकिन अगर हम वहीं पर ही 1000 किलो गोबर डाल देते हैं और 1000 किलो मनुष्य का गोबर डालते हैं, एक गाय का गोबर डालते हैं, दोनों में जो अन्न उपजेगा, कौन सा अन्न बेटर होगा? गाय का गोबर वाला। तो ये अंतर है जैविक खाद में और गाय के गौ आधारित कृषि में। ठीक है। जैविक में क्या करते हैं, आजकल फैक्ट्रियों में अलग से मिट्टी में से, जैसे कोई एक जीवाणु है, नाइट्रोजन फिक्सर है, फास्फोरस, पोटास सोल्युबलाइजर है, उसको निकाल देते हैं और उसको गुड़ के पानी में मिक्स करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और बोतल में भर देते हैं और बोलते हैं कि इसको आप गोबर में डाल दीजिए, आपका बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। तो यही जैविक है, मिट्टी से निकाला हुआ जीवाणु है, तो वो भी जैविक है। लेकिन उसमें और गाय के गोबर में फिर अंतर क्या है? तो आप उसको इस तरह समझिए, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सर अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं। इसमें शायद मैंने दिया है कहीं पर ही, आएगा कहीं, आएगा, दिखाएंगे आपको। एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पिरियम, एसेक्टोबैक्टर, सीडोमोनास सिटिया, सीडोमोनास ओजोर, फ्लोरोटेस, इस प्रकार के नाम हैं। ये राइजोबियम भी एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सर्स है, अनेक प्रकार के हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया गाय के गोबर में और मिट्टी में है, मल्टीप्लिकेशन होता है, हमें अलग से लाकर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको संतुलित व्यवहार करने से काम होता है। अभी जो हम भूमि सुपोषण का जो चर्चा करेंगे, उसमें हम बूस्टर डोज की चर्चा करेंगे। ये जो बूस्टर डोज है, इस बूस्टर डोज की चर्चा करेंगे, यानी अभिवर्धक खुराक। ये अभिवर्धक खुराक जो भूमि में हम 10-20 दिनों के अंतराल पर देते हैं, उसकी चर्चा करें। कल चर्चा किया था हम लोगों ने जीवामृत प्रकार 1, ये लिख लीजिए इसको सभी लोग लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा।
20 लीटर मिट्टी का घड़ा, 10 किलो देसी गाय का गोबर। ये जीवामृत उपचार के लिए है, भूमि उपचार। ये भूमि उपचार के लिए है और एक बार में करना है इसको। जल्दी लिखिए। हो गया? किसका हो गया हाथ उठाइए तो मालूम पड़ जाएगा कितने लोग का होगा। लगभग सभी का हुआ है। तो अभी जरा चित्र देखिए, इसको लिखना बंद करिए, अब चित्र देखिए। एक मिट्टी का घड़ा लीजिए जो 20 लीटर क्षमता का है। 1 लीटर गोमूत्र में 1 किलो गुड़, आधा किलो गुड़ को घोल बना लीजिए। 1 किलो बेसन को 1 लीटर गोमूत्र में इस प्रकार से घोल बना लीजिए। पहले घड़े में 10 किलो गोबर को डालिए, 5 लीटर गोमूत्र को डालकर घड़े में इसका घोल बना दीजिए। फिर बेसन को इसमें डाल दीजिए और इसमें आधा लीटर गोमूत्र डालकर इसको धो लीजिए। देखिए यहाँ बेसन लगा है, नीचे में लगा है, इसको धो के इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें जो गुड़ का पानी है उसको डाल दीजिए। 1 लीटर गोमूत्र से इस बाल्टी को धोकर उसको भी इसमें डाल दीजिए। हाथ से पहले मिलाइए, उसके बाद लकड़ी से इसको घुमाइए और कपड़े बांधकर 7 दिन रखिए। 7 दिन सुरक्षित रखना है इसको। और 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत की मिट्टी में 1 एकड़ खेत की मिट्टी में 15 दिनों के अंतराल पर इसको छिड़काव करें। 15 दिन छोड़ दीजिए इसको एक खेत में एक ही बार करना है, एक फसल में एक बार करना है, 3 फसल में। ये उपचार है, ये मिट्टी का उपचार के लिए औषधि है, ठीक है। इससे उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। मिट्टी में अगर मिट्टी जम गया है, मिट्टी में कड़कपन आ गया है, मिट्टी में पोरोसिटी नहीं है, इससे पोरोसिटी आ जाएगी। इसको लिखिए, जीवामृत 2। हो गया? बेसन के जगह में 1 किलो गुड़ केला रखा, बस इतना ही है। अब चित्र देखिए। ये घड़े में सबसे पहले गोबर को डाला, 10 किलो गोबर को, और 5 लीटर गोमूत्र को डालकर इसको घोल बना देंगे हाथ से। फिर इसमें जो गुड़ का पानी उसको डाल देंगे और केले को मसल देंगे। इस प्रकार से मसल कर इसको डालेंगे और हाथ से पहले अच्छा से मिलाएंगे। बचा हुआ गोमूत्र उसमें डाल देंगे और लकड़ी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लकड़ी से उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छा से घुमाएंगे। उसके बाद कपड़ा बांध देंगे और 7 दिनों के लिए इसको सुरक्षित रखेंगे। 7 दिनों के बाद 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत के मिट्टी में इसकी छिड़काव करेंगे
इससे फसल की अच्छी वृद्धि होगी। इसको लिख लीजिए, जीवामृत 3। ये सब आप 20-20 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं। हो गया। अब देखिए, इसमें गोबर और गोमूत्र नहीं है, लेकिन ताज़ा दही है। पका केला गुड़ तो पहले भी था, यह है। तो ये दही अपने आप में प्रोबायोटिक है। पूरे पृथ्वी में एकमात्र दही है जो प्रोबायोटिक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोबायोटिक है वो यानी एंटीबायोटिक और बायोटिक यानी बैक्टीरिया पूरा इस शरीर को स्वस्थ करने वाला, शरीर के जो टिश्यूज़ हमारे शरीर में है वही दही में भी है। दही का भी वही ये है, इसलिए दही खाया जाता है। तो ये एक प्रकार से हमारे शरीर को ये करता है। इसको पहले देख लीजिए, एक केले का मसल देंगे, गुड़ है, दही है। इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम केले को मसल कर इसका लेप बना लेंगे, यानी पेस्ट बना लेंगे। 10 लीटर दही को घड़े में डालेंगे, फिर केले की फसल को इसमें डालेंगे, फिर गुड़ को भी पानी में थोड़ा घोल कर इसमें डाल देंगे, लकड़ी से घुमाएंगे और इसको कपड़े बांधकर 7 दिन तक रखेंगे। 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत की मिट्टी में इसको छिड़काव करेंगे, इससे खाद को। तो 3 प्रकार का जीव अमृत पानी आपको बताया है। पहला वाला आपको लिख लीजिए, पहला वाला जो है वो केवल एक फसल में एक बार 3 वर्षों तक उपयोग करें, उसके बाद बंद कर दें। जहाँ पर ये रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर। और बाकी जो 2 है 20-20 दिन के अंतराल पर प्रयोग करें। हाँ जी, एक फसल में एक बार, और जितना फसल साल में 2 फसल करते हैं, 3 फसल करते हैं तो डालिए 3 बार। 3 साल के बाद बंद कर दीजिए। आपके खेत में उसका वो उपचार है, मिट्टी में पोरोसिटी लाने के लिए है। उसके बाद ज़्यादा मत डालिए, तो पानी पूरा सोख लेगा वो। पानी में आप जो पानी डालते हैं ऊपर से बहेगा नहीं, पानी नीचे चले जाएगा, पकड़ लेगा उसको। ये काम के लिए है, ठीक है। 20 दिन के अंतर में 3 बार डालिए। 20-20 दिन के अंतर में डाल सकते हैं। इसमें आप जीवामृत 1 डालिए, 20 दिन के बाद 2 डालिए, 20 दिन के बाद 3 डालिए। 2 और 3 जो है ये 20-20 दिन के अंतराल पर डालेंगे। जब 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जितना बार डाल सकते डालिए, ठीक। बूस्टर डोज है वो। अमृत जल लिख लीजिए, अमृत जल। कल भाई साहब ने आपको अमृत जल बताया होगा, शंकरलाल जी बताए होंगे, लिखाए होंगे। देश में अमृत जल बहुत प्रकार से बन रहे हैं, बहुत लोग कई कई प्रकार से बना रहे हैं। एक प्रकार ये भी है, इसको भी लिख लीजिए। हो गया। अब जरा चित्र देख लीजिए। एक मिट्टी का घड़ा लीजिए जो 20 लीटर क्षमता का है, उसमें 10 किलो गोबर को डालिए, फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र डालकर खूब अच्छी तरह से उसको घोल लीजिए। फिर गुड़ को इस प्रकार से नहीं डालना है। ये जो गुड़ है ये इस तरह डालेंगे तो ये ढेला ढेला रह जाएगा। जब आप खेत में डालेंगे तो खेत में टुकड़ा रहेगा, चींटी आ जाएगा। फिर वो चींटी को जब गुड़ खत्म हो जाएगा तो चींटी क्या करेगा, तो केचुआ को खाना शुरू कर देगा। फिर आपके खेत में चींटियों की भरमार हो जाएगी। इसलिए इसको अच्छा से कूटिए, कूटने के बाद इसको खोलिए और 1 लीटर गोमूत्र में घोल बना कर इसको डालिए
और उसके बाद लकड़ी से घुमाइए इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कपड़े बांधकर 7 दिन तक रखिए और 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत के, ये सब मिट्टी के लिए है। और इससे आपके जो फसल में जो गुणात्मक प्रयोग करेंगे आप, तो इसमें जो केचुए हैं उसका क्वालिटी और क्वांटिटी और एक्टिविटी सब वृद्धि होगा, ठीक है। और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाना है, उसके लिए भी एक और प्रकार है, इसको भी लिख लीजिए, अमृत जल 2। अब इसको ज़रा देखिए, हो गया लिखना। अब ज़रा देखिए इसको, ये 10 लीटर छाछ है, मक्खन निकाला हुआ। आप जब इसको बिलौने करके मक्खन निकाल लेंगे तभी आपको मिलेगा। आधा किलो गुड़ है, पहले 9 लीटर मट्ठे को डाल दीजिए। 1 लीटर मट्ठे में आप इसको गुड़ का घोल बना लीजिए और उसको उस पर डालिए, लकड़ी से घुमाइए, कपड़ा बांधिए, 7 दिन तक रखिए। 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाइए 1 एकड़ खेत में, इसको फसल में, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अमृत जल 3 ये लिख लीजिए। बस इसमें पका हुआ केला है, गुड़ हटा दिया है, पहले गुड़ था, इसमें पका हुआ केला हो गया है। अब इसका चित्र देखिए, छाछ है जो पहले से आपको मक्खन निकाला हुआ है। केले को इस प्रकार से मसल दीजिए, मसल करके पूरा इसको पेस्ट बना लीजिए और पहले 9 लीटर डालिए इसमें, और 1 लीटर जो है उसको इसमें केले में घोल लीटर इसको डाल दीजिए, कपड़े से इसको बांध दीजिए। 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाइए और 1 एकड़ खेत की फसल में उसका उपयोग करिए। इसके एक और प्रकार है, वो भी लिख लीजिए, अमृत जल 4। अमृत जल 4 में ये इसको लिखिए और नीचे में आधा किलो गुड़ लिख लीजिए। अमृत जल 4, मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर छाछ, 1 किलो पका हुआ केला, आधा किलो गुड़। ठीक है, और सेम प्रोसेस है, ये चारों को घड़े में मिलाना है। पहले घड़े में 8 लीटर छाछ डाल दीजिए, 1 लीटर में केले के मसल कर डालिए, 1 लीटर में गुड़ को घोल कर डालिए, हाथ से मिलाइए, लकड़ी से घुमाइए, कपड़ा बांधिए, 7 दिन रखिए, 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत में इसको डालिए। अभी आपको घन जीवामृत प्रकार 1 ये लिख लीजिए। सौ किलो ताज़ा गोबर, 5 लीटर गोमूत्र
1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़। अब जरा चित्र देख लीजिए। सबसे पहले एक पन्नी ले लीजिए, कोई प्लास्टिक जैसे तिरपाल है, कोई तारपोलिन है, फ्लेक्स है, 8x5 का ले लीजिए और गोबर किस प्रकार से फैला लीजिए पहले। फिर 1 लीटर गौमूत्र में 1 किलो बेसन को घोल बना लीजिए इस प्रकार से। फिर 1 किलो गुड़ को कूट कर 1 लीटर गौमूत्र में इस प्रकार से घोल बना लीजिए। अब ये गुड़ और बेसन के घोल को मिला दीजिए और इसके ऊपर में आधा, यानी जो आपका 7 लीटर बनेगा, यानी 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, तो ये 7 लीटर बनेगा। 3.5 लीटर, 3 लीटर कर लीजिए, 3 और 4, तो पहले 4 लीटर को उसके ऊपर डाल दीजिए और इस प्रकार से मिलाइए। उसको जो आपने छिड़काव किया था उसको मिला दीजिए इस प्रकार से। फिर दोबारा छिड़काव करिए और फिर दोबारा मिलाइए उसको। इसका उद्देश्य इतना ही है कि बेसन, गुड़, गौमूत्र और गोबर सभी समान मात्रा में सब स्थान पर ठीक से मिक्स हो जाए। तो सारा मिक्स हो जाएगा, उपले बनाकर इस तरह से उसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद पैक करके यहाँ रख लीजिए उसको। ये जब सूखेगा 3-4 दिन में सूख जाएगा, तो यहाँ रख लीजिए पैक करके। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो इसको चूरा करके, ये पूरा एक जो आपका 100 किलो का बनाया था उसका एक पैकेट बनेगा, वो तो 1 एकड़ के लिए एक बार के लिए है। उसको चूरा कर दीजिए और खेत में बिखेर दीजिए यूरिया की तरह। लेकिन खेत में पानी पटाया हुआ होना चाहिए, यानी खेत में अच्छा नमी होना चाहिए। वो नमी में जाके गिरेगा, नमी पकड़ेगा उसको, तो बैक्टीरिया पूरा उसको फैला देगा। तो खेत के जड़ में जो अनाज है, फसल है, उसकी जड़ को अच्छा पोषण तत्व मिलेगा। नहीं तो फिर आप एक टंकी 100 लीटर का लीजिए, उसमें इसको डाल दीजिए, रात भर भीगने दीजिए, सुबह उसको अच्छे से घोल दीजिए और पानी छोड़ दीजिए। 1 एकड़ खेत में ये आपको फैल जाएगा। केले लीजिए, इसमें 5 किलो केले का फल लिखा है, पका हुआ केला। ये पहले इसमें बेसन था 1 किलो, वही 5 किलो पका हुआ केले का फल लिखा है। इतना अंतर है, लिख लीजिए। घन जीवामृत 2, पहले जो बेसन था उसको भी आप 1 बार 2 बार यूज़ करिए, उसको मत यूज़ करिए ज़्यादा। ये बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा है ये। केले का फल गोबर में मिलने के बाद गोबर की जो उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा और वो गोबर जब आपके खेत में पड़ेगा वो और अच्छा उपयोग में आ जाएगा। अब इसको ज़रा देखिए, पन्नी को इस प्रकार से गोबर को इसको फैला लीजिए, फिर केले को इस तरह से मसल कर लीजिए और उसमें थोड़ा और गुड़ को अलग से घोलिए और केले के इसको अलग से घोलिए, दोनों को तैयार कर लीजिए और गुड़ और केला को मिक्स करके दोनों को उसमें डाल दीजिए। तो आपको लगभग ये 11 लीटर बनेगा। इसको 2 भाग कर लीजिए। एक भाग को पहले छिड़काव करिए, उसको मिलाइए, फिर दूसरा बार छिड़काव करिए, फिर दूसरा बार मिलाइए। मैंने पहली बार छिड़काव करके उसको मिला दीजिए, फिर फैला दीजिए, दूसरा जो आधा बचा हुआ था उसको डालिए, फिर उसको इस प्रकार से 2 बार आप करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपको उपले बनाकर धूप में सुखा लीजिए और पैक करके रख लीजिए। इसको भी आप 20-20 दिन के अंतराल पर आपके खेत में प्रयोग कर सकते हैं।
लिख लीजिए 20-20 दिन के अंतराल पर इसको प्रयोग करें। घन जीवामृत प्रकार 3, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लीजिए। हो गया? हाँ, पका हुआ केला, केले का फल, 5 किलो केले का फल पका हुआ, खूब पका हुआ, 5 लीटर दही, 1 किलो गुड़, 100 किलो गोबर। हो गया? अब जरा चित्र देखिए, यहाँ चित्र में आपको केला रखा हुआ 5 किलो, ये आपको दही रखा हुआ 5 किलो और गुड़ रखा है 1 किलो, और ये 100 किलो ये है। तो सबसे पहले गुड़ को कूट लीजिए, दही को भी अच्छी तरह मिला लीजिए, केले के फल को अच्छी तरह मिला लीजिए। 5 किलो केला, 1 किलो गुड़, 10 लीटर दही। पहले पन्नी में 100 किलो गुड़ को फैला दीजिए इस प्रकार से। फिर गुड़ का घोल, दही और केले का, ये 3 घोल आपको बना हुआ है, 3 घोल। और ये पहले इसको दोनों को मिला लीजिए, दही को, फिर गुड़ को इसके साथ मिला लीजिए केले के साथ में। अब ये जो दोनों जो मिला है, गुड़, केला और दही, इसका 2 भाग कर लीजिए। यानी आपको 5 किलो केला है, 5 लीटर दही है और 1 किलो गुड़ है, 11 किलो है। तो 5-5 किलो, 5.5 किलो या 5 किलो 6 किलो, आप इस प्रकार से 2 भाग कर लीजिए। पहले एक भाग इसके ऊपर छिड़क दीजिए, एक भाग, इसको मिलाइए, फिर इस तरह से मिलाते जाइए, इसको मिलाते हुए जाइए, आप पूरा मिला दीजिए इसको। फिर दूसरी बार छिड़काव करिए इसको, दूसरा बार, फिर उसको मिलाते हुए चले जाइए पूरा, यहाँ तक पूरा उसको मिला दीजिए। उद्देश्य क्या है कि दही समान मात्रा में पूरे 100 किलो गोबर में ठीक प्रकार से घुल जाए। केले का जो फल है, आप चाहे तो मिक्सी में भी केले के फल को मिक्स ये कर सकते हैं, पिसवा सकते हैं, ज़्यादा पेस्ट अच्छा बन जाएगा। मिक्सी में भी, मिक्सी हाँ, मट्ठा वाला अलग है, वो बता दिया ना आपको पहले, अमृत जल में बताया ना मट्ठा। मट्ठा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, मट्ठा से भी बताते हैं हम, वो 10 लीटर लेना पड़ेगा आपको। 10 लीटर मट्ठा, 5 किलो केले, 1 किलो गुड़, उससे भी कर सकते हैं। इसको 24 घंटा रखना है। जब भी जो भी घन जीवामृत है उसको सब अच्छी तरह मिलाने के बाद 24 घंटा रखना है आपको। वो पहला 1 और 2 को भी रखना है। 24 घंटा रखने के बाद तब उपले बनाने हैं। उसके बाद इसके उपले बनाइए। ये देखिए, ये बॉल बना है, सीड बॉल बोलते हैं, गोल गोल बना है, इसमें छेदा रखा है, ये छेदा बनाया है थोड़ा। इसको धूप में सुखा लीजिए। ये जो छेदा है इसमें बीज डाल दीजिए और मिट्टी, कच्चा मिट्टी इसमें लगा दीजिए ऊपर से, और कहीं जंगलों में फेंक दीजिए। वहाँ से बरसात जब आएगा, फंसेगा ये, तो पौधा निकल जाएगा उसमें से। पहले गाय तो ऐसे ही करती थी, गोबर में बीज गिरता था और उन पनप जाता था। ये काम आप कर सकते हैं। इस प्रकार से लंबा लंबा भी बना सकते हैं। ये बना कर रखने से भी आपको गमलों में, छत पर आप जो बागवानी करते हैं उसमें ये काम आ जाएगा। और ये 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने खेत में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक प्रकार है संजीवनी खाद, इसको लिख लीजिए। ये साल में एक बार, यानी
आप 2 फसल लें चाहे 1 फसल लें, एक बार इसको डालना चाहिए। और ये खेत तैयार करते समय डालना है इसको। जब आप खेत तैयार करते हैं बीज डालने के पहले, उस समय इसको खेत में डालना है। तो इसमें क्या क्या है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का संतुलन करता है। इसमें 10 किलो गोबर का राख है और 1 लीटर गोमूत्र है। लिख लीजिए इसको। हो गया। अभी देखिए इसमें जो राख है, आज हमने सुबह यज्ञ किया था। यज्ञ में हमको राख मिलेगा। वो राख बहुत उत्तम होता है, खेती के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो रोज़ आप यज्ञ करते थोड़ा थोड़ा राख जमा होता है, इकट्ठा करते जाइए उसको। 6 महीने में 10 किलो हो जाएगा, 7 महीने में 10 किलो हो जाएगा। सबसे पहले एक पन्नी लेकर के 10 किलो राख को फैला दीजिए इस प्रकार से कमरे में, किसी घर के कमरे में जहाँ पर पंखा वगैरह हवा नहीं चले, तो उड़ जाएगा ये। तो वहाँ इसको पन्नी में, कोई प्लास्टिक में, किसी चीज़ में इसको फैला दीजिए। फिर इसमें 1 लीटर जो गोमूत्र है उसको धीरे धीरे से बारीकी से छिड़क दीजिए इसके ऊपर। ये लस नहीं होगा, भींगेगा नहीं, सटेगा नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ा इसको जब डाल देंगे चारों तरफ से इस प्रकार से दिखेगा आपको, इस प्रकार से रहेगा आपको। फिर इसको 12 घंटा छोड़ दीजिए। घर में जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ करिए इसको। तो पन्नी में इसको करने के बाद उसको दरवाज़ा बंद कर दीजिए। 12 घंटा फर्मेंट होने दीजिए। 12 घंटे के बाद इसको आप 1 एकड़ खेत में छिड़काव करिए। 1 एकड़ खेत में जहाँ पर आपका हल चल रहा है, खेत तैयार हो रहा है, वहाँ डालिए उसको। ये जो चित्र दिखा रहा है कि यहाँ पर सूखा भूमि में डाल रहा है, ऐसा नहीं डालना है उसको। इसको आपको डालना है जब भूमि गीला है और हल चल चुका है या चल रहा है, उस समय इसको डालेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। इससे आपके कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ेगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये इसका इतना बढ़िया फसल हो रहा है। ये फसल आपको लगातार मिलेगी। तो अभी आपको हमने कितना आइटम, 10 आइटम बताया। देखिए कितना लिखा आपने, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत जल, संजीवनी खाद, 11 या 12 है। ये सब 10-10, 12-12 दिन का बाद 11 बता दिया। तो 11 आइटम आपको अभी बताया है, और भी बहुत है, अभी हमने इसको शॉर्टकट में किया है। इस संबंध में कुछ पूछना तो बताइए। ये सभी आपको 24 घंटा रखना है। घन जीवामृत जो है ये 24 घंटा है। जीवामृत या अमृत जल 7 दिन रखना है। 100 लीटर पानी मिलाकर डालना है। वो अलग है, कीट नियंत्रक अलग, अगले बार बताएंगे, अगले सत्र बताएंगे। अब ये भूमि सुपोषण या भूमि का उपचार, इस पर चर्चा चल रही है। इसमें खाद बनाने की विधि भी है, वो देखेंगे, बताएंगे आपको, वो भी सिखाएंगे। तो ये और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, मिट्टी का घड़ा में प्लास्टिक में रिएक्शन होता है 7 दिन तक जब उसमें रहता है। तो गोमूत्र में तो अल्कालिक है, वो भी केमिकल है, अल्कालिक है, प्रकृति है, लेकिन असर तो करता है। तो वो प्लास्टिक का अंश आ जाता है उसमें। तो मिट्टी का घड़ा बनवाइए आप। समझ में नहीं आया, क्या बोले? नहीं, स्पेयर से छिड़काव नहीं करना है इसको। इसमें गोबर फंस जाएगा, खराब हो जाएगा, नोज़ल खराब हो जाएगा। नोज़ल हटा दीजिए, पानी पाइप जैसे पानी गिरता है, पाइप पकड़ के चले जाइए इस रास्ते में और पानी पटा दीजिए, आपका फैल जाएगा। हाँ, नहीं सुनाई पड़ा।
ये यूनिवर्सल है। आपका चावल खाना ये बताया, चावल दाल सब्जी खाइए, तो चावल आंध्रा का है, चावल तमिलनाडु का है, चावल केरल का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का, यूपी का चावल है। चावल खाना है बस, क्वांटिटी क्वालिटी अलग अलग रहती है। सूखा खेत में नहीं करना है इसको। ये जितना भी चीज़ डालेंगे खेत में 40% नमी होना चाहिए। खेत को बहुत पानी नहीं चाहिए, खेत को 25 से 40% पानी होने से अच्छा है। पानी ज़्यादा होने से केंचुए भाग जाते हैं, केंचुए भी नहीं रहते वहाँ। इसलिए खेत पे धान में थोड़ा पानी चाहिए धान को, बाकी पानी का उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका खेत ने अगर पानी पिया है, पानी पिया मतलब उसके अंदर में पानी को पीने की क्षमता है, तो आपका खेत बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा। अभी भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 21 ज़िले के 22 केवीके के जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनका प्रशिक्षण किया था 3 साल पहले मैंने, और उनको एक तरीका बताया था कि भाई आप इसको इस प्रकार से करना। तो उन्होंने उसको किया, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने उनको बताया था कि 6 इंच चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा, 300 गड्ढा करो और उसमें गोबर भर दो, मिट्टी डाल दो, और ऊपर से 2 ट्रॉली खाद जो है मैन्योर है उसको डालो, और हल चला करके बीज लगा दो। तो चलाया उन्होंने, पानी पटाया 20 लाख लीटर, 10 लाख लीटर, पानी तुरंत ख़त्म हो गया। पानी पटाया तुरंत पानी ख़त्म, पानी पटाया तुरंत खान पानी ख़त्म। परेशान, बोले सर वो तो पूरा खेत में पानी चले जा रहा है, जितना डाल रहे उतना। हमने कहा जाएगा नहीं, चिंता मत करो, पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको प्यास बहुत लगा हुआ है, बहुत दिनों से पानी ज़मीन के अंदर नहीं गया है, तो जाएगा, कोई चिंता मत करो। तो और जितना पटाना है उतना पटा दिया ना। बोला हाँ आप छोड़ दो, मत पटाओ। ऊपर तो पानी बिल्कुल नहीं है, मैंने पानी है, अंदर है, पकड़ा है, आपकी फसल अच्छी होगी, चिंता मत करो। संयोग से उस साल बरसात 3 साल पहले वहाँ भागलपुर बिहार में बहुत हेवी रेन हुआ, बाकी खेत सब तो डूब गए, इनका खेत पूरा पानी पी लिया, बरसात का पानी पूरा पी लिया, नीचे पर्कुलेट हो गया पानी पूरा, खेत एकदम बढ़िया। बहुत खुश हुए, बोले सर इतना पानी हुआ लेकिन हमारे खेत में पानी नहीं जमा, हमारे खेत में पानी का तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब खेत में पानी जम गया है, कमर तक जम गया है, उनकी फसल नष्ट हो रहे हैं। लोग आके मेरे को देख रहे हैं कि इतना पानी हुआ लेकिन फिर भी आपका खेत डूबा नहीं, आपका खेत बिल्कुल अच्छा है और अच्छा हो रहा है। तो कारण ये है कि जो खेत तैयार करते समय जो मिट्टी की पोरोसिटी को अगर आप बढ़ा दिया, तो जो खेत के अंदर जो पानी एक्स्ट्रा आया वो पानी नीचे चले जाएगा, यानी 10 फीट से नीचे चले जाएगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा इससे। इसलिए अपने खेत में जो हम हल चलाते हैं, हम तो हल चलाते हैं 6 इंच ऊपर पे, मिट्टी का टॉप सॉइल का 6 इंच होता है, लेकिन जो नीचे का 6 इंच के नीचे का जितना मिट्टी है उसमें कौन हल चलाता है? केचुआ, माइक्रोब्स, डंग बीटल्स, ये हल चलाते हैं। यानी केचुआ खेत में घूमते रहता है, अंदर घूमते रहता है, मिट्टी को खाते जाता है, मल छोड़ते जाता है। ये जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस को खा करके केचुआ जिंदा रहता है, और ह्यूमस जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। कोई चीज़ सड़ता है तो वो ह्यूमस बन जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ का एक पत्ता गिरा तो ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ का एक पत्ता ऑर्गेनिक मैटर, डेड मैटर है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर है। वो ज़मीन में गिरा, धूप लगा, उसमें कालापन आया, सूख गया, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे वहाँ एक पाउडर, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर दिखेगा आपको। जो पत्ते जल गए, गिर गए, हवा में उड़े नहीं, वो जब सूख जाता है, टुकड़े हो जाता है, तो वहाँ धीरे धीरे एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको दिखेगा। यही ह्यूमस है, और ये ह्यूमस कन्वर्ट होता है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम में कन्वर्ट होता है। तो उसी एलिमेंट्स को जब हम प्रयोग करते हैं, उस एलिमेंट्स को, तो हमारे खेत में जो भी चीज़ आपने डाला होगा उसकी भरमार हो जाएगी, यानी अलग से करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। और कोई प्रश्न?
बीज डालने के बाद बीज डालने से पहले जुताई करते हैं लोग, उस समय इसको डालना है। नहीं, जुताई करते समय तो आप खेत तैयार करने के लिए जो 500 किलो डालते हैं वो डालिए, संजीवनी खाद डाल दीजिए, उसके बाद खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार होने के बाद बीज आप बोते हैं, फिर बीज को निकाल देते हैं, चारा निकाल देते हैं, दोबारा बुआई करते हैं। खेत तैयार कर दिया, हल जोत के दोबारा उसको बुआई किया, दोबारा जब बुआई कर दिया उसमें फिर ये बूस्टर डोज दीजिए। यानी जो धान आपने पहले जो लगाया, खाद लगाया, आधा क्विंटल 1 क्विंटल आपने 500 किलो 700-800 किलो गोबर आपने डाला, तो आपकी मिट्टी पर्याप्त है, मामला पहले से है, केवल सिंपली गोबर डालना पड़ेगा, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी ही हमारे शरीर में जितने टिश्यूज़ आप बोले, करोड़ों अरबों टिश्यूज़ हमारे बॉडी में है, हर व्यक्ति के शरीर में इतना है, और अरबों अरब खरबों खरब इतना है, गिनती नहीं कर सकते, इतने टिश्यूज़ भरे पड़े हैं। लेकिन कोई परमानेंट नहीं है, हर 6 महीने बदल जाता है। इसलिए तो हम बढ़ते हैं, हम जो बढ़ रहे हैं, हमारा जो उम्र बढ़ रहा है, हमारा आँखें बड़ी हो गई, कान बड़े हो गए, नाक बड़े हो गए, ये कैसे हुए? ये उस समय में जिस समय दोपहर को आप सोएंगे तो आपके शरीर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो जब उठेंगे तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी टिश्यूज़ ही माइक्रोब्स है। तो सॉयल में एक मुट्ठी मट्टी उठाएंगे तो एक मुट्ठी मट्टी में 500 करोड़ से ज़्यादा सॉयल होना चाहिए। अगर आपके एक मुट्ठी मट्टी में 500 करोड़ से ज़्यादा माइक्रोब्स है तो आपका खेत अच्छा है। अगर उससे बहुत कम है, जितना कम होता जाएगा उतना खतरा बढ़ेगा आपका। ये बेसिक समस्या है। ऐसे ही 1 घन मीटर में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 घन मीटर में जो केंचुओं की संख्या है, जो मेरा रिसर्च है, उसमें 89 यानी 1 घन फीट में 7, तो मेरे पास उस समय ज़्यादा लोग थे, तो 7 चौक 28 ज़्यादा थे वो लोग। तो आपको 1 क्यूबिक मीटर में, एक घन मीटर में 7 केचुए, तो 1 क्यूबिक मीटर में 189 होते हैं। तो मैंने 200 केचुआ कहा। तो मेरे खेत में अगर पर घन मीटर 200 केचुआ है तो मेरा खेत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डार्विन ने तो 60 बताया था कि 1 घन मीटर में 60 केचुए हैं तो आपका खेत बहुत अच्छा है। लेकिन जब डार्विन बताया तो उस समय खेत खराब नहीं हुए थे, खेत बहुत अच्छे थे, जंगल के खेत थे, तो ठीक था। आज वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज इतना रासायनिक खाद और रासायनिक चीज़ें आ गई है, तो पर क्यूबिक मीटर में 500 से ज़्यादा केचुआ चाहिए। कल हम लोग थे तो देखा एक जगह में वो इतना केचुए, तो केचुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है। अच्छा, आप प्रश्न मैं पूछता हूँ, आपके खेतों में सांप आता है क्या? आता है। तो सांप क्यों आता है आपके खेत में? चूहे खाने। चूहे क्यों आते हैं? केचुआ खाने के लिए, कीड़े खाने के लिए। केचुए रात को आता है, केचुए रात को बाहर निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। चूहे भी रात को आते हैं, सांप भी रात को आता है। आपके खेत में जो सांप रहता है वो आपके आवाज़ को पहचानता है, आपके पद चिन्ह आप लगातार रोज आना जाना करते हैं, आपको पहचान लेता है, वो साइड में जाता, छुप जाता है, दिखता नहीं है। अनजान व्यक्ति जाएगा तो उसको तकलीफ देगी। तो गो किरण, सप्त किरण 2 अलग अलग है, यानी 7 प्रकार के एनर्जी पृथ्वी पर है। एक गो किरण है जहाँ से शुरुआत होती है जीवन, और अंत में सर्प किरण है जो समाप्त होता है। तो फिर ये घूमता है, रोटेट होते रहता है। तो इसलिए अपने यहाँ जो कई प्रकार के श्राद्ध और ये तिथि वगैरह देखते हैं, बायोडायनेमिक सिस्टम देखते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जो खेती भी एक प्रकार से तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इनसे जुड़ा हुआ है। अब चंद्रमा अमावस्या को पानी को खींचता है, समुद्र सिकुड़ता है तो पानी पीछे चले जाता है। लेकिन पौर्णमी का दिन जो है, यानी पूर्णिमा का दिन, जिस दिन
फुल मून होता है, उस दिन वो भी डरता है, क्योंकि वो दुगना शक्ति हो जाता है उसका, और उसके जो उस समय पत्नी है वो सब संख्या बढ़ जाती है उसकी। यानी कुल मिलाकर के केंचुओं की संख्या 200 से ज़्यादा होना चाहिए, और माइक्रोब्स पर स्क्वायर इंच 500 से ज़्यादा होना चाहिए, 500 करोड़। उसके लिए ये सारा खेल है, ये जो अभी आपको बताया हमने, ये सब क्वांटिटी, क्वालिटी और एक्टिविटी, इन तीनों को इंक्रीज़ करता है केचुए और माइक्रोब्स। जितना केचुआ दौड़ धूप करेगा, जितना केचुआ काम करेगा, उतना बड़ा विद्वान हो जाएगा। तो हमें उस रहस्य को समझना है। फिर वैज्ञानिक शोध में तो समझ में आया कि गाय वास्तव में कितना प्रमुख है। तो खेत तैयार करते समय ही डालना है। और कोई प्रश्न तो बताइए। तो ठीक है, इसको यहाँ रोकते हैं। 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे फिर मिलेंगे। 11 बजे